नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में बात करते हैं रील बनाने वाले लड़के और लड़कियों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या कन्हैया कुमार या फिर पूरा ऑपोजिशन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को? प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो दरअसल इससे वो दो चीज साधना चाहते हैं। एक, नाकामयाबी छुपाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जंगल राज का एक परसेप्शन लोगों के मन में बैठा है। कहीं भी जाएं जंगल राज की बात होती है, मीडिया में, सोशल मीडिया में। आरजेडी के साथ आप लोग गठबंधन में, इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे? आज जो है चुनाव प्रचार के दौरान एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, आज बीच चुनाव। तो क्या ये मंगल राज है? वोटर अधिकार यात्रा जब निकला तो मोमेंटम विपक्ष के पक्ष में दिख रहा था। उसके बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जितना घालमेल हुआ, जितनी देरी हुई, अब भी 9 सीटों पे फ्रेंडली फाइट चल रही है। तो क्या आपको लगता है विपक्षी पार्टियां अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रही हैं? महागठबंधन के भीतर के गतिरोध को लार्जर देन लाइफ दिखाना और एनडीए के भीतर के गतिरोध को पूरी तरीके से जो है छुपा देना। 2020 से 25 में यही बदला है कि 2020 में हल्ला करके अमित शाह जो है नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, इस बार चुपचाप कर। एक बात ये बता दीजिए कि इनसिक्योरिटीज की बड़ी बात होती है बिहार में, और उस इनसिक्योरिटी में एक नाम कन्हैया के भी आता है, पप्पू यादव से भी आ जाता है। मैं बात आपके अलाई पार्टनर तेजस्वी कर रहा हूँ। कन्हैया ने कोई नंबर सोचा है इन चुनावों के बाद? आपकी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि एक दलित और एक माइनॉरिटी डिप्टी सीएम भी बनेगा और कांग्रेस बनाएगी। कोई बात चल रही है? तो बातचीत शुरू करते हैं। दर्शकों को बता दें, पावर प्ले जो सीरीज मॉलिटिक्स पे आप देखते हैं, उसी सीरीज का ये नया सेगमेंट है। और पावर प्ले का ये एपिसोड शूट कर रहे हैं हम लोगों के चहेते भी और लोगों के नफरत का शिकार हुए भी बहुत लोकप्रिय कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत स्वागत, आपके सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। और पावर प्ले किया ये एपिसोड शूट किया जा रहा है पावर के लिए। टशल जिस राज्य में चल रहा है उस राज्य से ही, पटना में हम लोग बैठे हुए हैं। कन्हैया से बातचीत हो रही थी और कन्हैया जो बता रहे थे सोशल मीडिया के बारे में कि कितना प्रोडक्टिव है, कितना नुकसानदेह है इन सबको। कन्हैया, आपने एक बात बोली कि पब्लिक लाइफ में होने की वजह से तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन कर भी देना चाहिए, एक तरह का मंतव्य ऐसा है आपका। मेरा ये मानना है कि अपने जीवन में हमेशा जो है एक सम्यक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सम्यक कहने का मतलब ये है कि इतिहास में जाकर के हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, ठीक उसी तरह से भविष्य की चिंताओं का या उसके डर का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान में यदि आप रहना चाहते हैं तो वर्तमान में आप तभी रह सकते हैं जब आप एक सम्यक दृष्टिकोण रखेंगे। सम्यक का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे जा करके ना करें, मतलब किसी का भी अति नहीं होना चाहिए। एक बड़ा मशहूर फ्रेज है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयते, ये तो आप संस्कृत कह रहे हैं कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति की भली न छाँव। ये फ्रेज बार बार कहा गया। ऐसा नहीं है कि जब सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया आपके जीवन में नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि ये सोशल मीडिया है, ये कहीं आपको अनसोशल तो नहीं बना रहा है, कहीं आप आइसोलेशन के, लोनलीनेस के, एंजाइटी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपके भीतर ये अननेसेसरी एंग्शियसनेस तो नहीं क्रिएट कर रहा है, कहीं ये आप वहाँ पर गए हैं सूचना लेने के लिए, कहीं आप मिस इन्फॉर्मेशन के तो शिकार नहीं हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जहाँ तक आपके जीवन में इंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी तक रिलेशन है, तब तो आप इसको बेशक इस्तेमाल करें। जहाँ आपके लिए अनप्रोडक्टिव होने लगे और इंटरटेनमेंट वहाँ से मिलने की बजाय दुख, अवसाद, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होने लगे, तो आपको अपने स्क्रीन टाइम को लेकर के सजग होना चाहिए। आइडियल बात है, ये आदर्श बात है। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में बात करते हैं रील बनाने वाले लड़के और लड़कियों को कनेक्ट कर पाते हैं। आपने कहा कि हिस्ट्री, सम्यक दृष्टिकोण की आपने बात की। इतिहास, बल्कि इतिहास भी नहीं कहूँ मैं, मिथोलॉजी जो है हमारी, उसकी कहानियों को गढ़ गढ़ कर चुनावी राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है और हम देखते हैं कई बार वो सफल भी दिखता है चुनावी राजनीति के हिसाब से। तो क्या कन्हैया कुमार या फिर पूरा ऑपोजिशन, कांग्रेस की मैं बात करूं या अन्य दलों की भी, आइडियलिज्म में ही मरे जा रहे हैं, व्यावहारिक नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों? देखिए, वो आदर्श नहीं है जिसके हिस्से व्यवहार में इस्तेमाल ना किए जा सके, फिर वो कोरी कल्पना है। और कोरी कल्पना और आदर्श में फ़र्क होता है।
लेकिन वो व्यवहारिकता भी सही व्यवहारिकता नहीं है जिसमें आदर्श का कोई पुट नहीं हो, उसका कोई प्रभाव नहीं हो, उसका कोई हिस्सा उसमें ना हो। ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हम जब कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन सजगता से करनी चाहिए, तो हम सोशल मीडिया को निषेध नहीं कर रहे, निगेट नहीं कर रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि रील बनाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री के कहने का कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इससे पहले क्या प्रधानमंत्री ने कहा था कि रील बनाना चाहिए? ये तो एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है कि 2010 में सेल्फी कैमरा आया है, इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ी है, गांव-गांव में जो है लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग रील बना ही रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं? इसको अंग्रेजी में एक वर्ड है जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं पॉपुलिज्म। मतलब जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में ऑलरेडी लोकप्रिय है, उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो दरअसल इससे वो दो चीज साधना चाहते हैं। एक, नाकामयाबी छुपाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, और लोगों के बीच में जो ऑलरेडी पॉपुलर है वो बात हो करके, पॉपुलिज्म की पीठ पे सवार हो करके अपने आप को जो है मॉडर्न और रेलिवेंट और व्यवहारिक दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इससे दो प्रश्न उठता है जरूरी। एक, कि रील बनाने की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या यही बात वो अपने मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके बच्चों को कहेंगे? क्या वो जय शाह के बेटे अमित शाह को कहेंगे कि तुम अमित शाह के बेटे जय शाह, हाँ अमित शाह के बेटे जय शाह को, माफ कीजिएगा, उसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको तो कहेंगे कि तुम बीसीसीआई चलाओ, तुम आईसीसी चलाओ, अदानी को कहेंगे तुम पोर्ट चलाओ, एयरपोर्ट चलाओ। गरीब लोगों के पास, मिडिल क्लास लोगों के पास जीवन में इंटरनेट करने के लिए या सपना देखने के लिए, जीवन में इंटरटेनमेंट के लिए और सपना देखने के लिए इंटरनेट एक माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो वहाँ पे यूज़र हैं कि प्रोड्यूसर हैं, वो कंज्यूमर हैं कि प्रोज्यूमर हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि ये कैसी बेईमानी है कि आप बीएसएनएल को समाप्त कर रहे हैं, बीएसएनएल के पास 5G का लाइसेंस नहीं है, जियो धन धनाधन कर रहे हैं, जियो का जो है आप पोस्टर पे अपना फोटो लगवा रहे हैं, तमाम जो है सरकारी संस्थानों को बंद करके अपने निजी मित्रों का उसका लाभ पहुंचा रहे हैं, और जनता से कह रहे हैं कि आप रील बनाइए। और आपके मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो तो रील ही बना रहे हैं। रेल मंत्री आजकल रील मंत्री ही बने हुए हैं, हर नेता को देखिए वो रील ही बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या रील बनाने से ही जो है, रील के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका जवाब भी आप दीजिए। रील के निर्माण से या सोशल मीडिया का जब आविर्भाव हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो लोगों के बीच एक धारणा बैठी कि भगत सिंह को बचाने के लिए कोई कांग्रेसी नहीं गया। लोगों के मन में ये भावना बैठी कि सरदार पटेल के साथ नेहरू ने गलत किया, और वो तो बीजेपी के ही पोस्टर बॉय और बन गए। पॉपुलर कल्चर की जब आप बात कर रहे हैं, सरदार पटेल को कांग्रेस क्लेम नहीं कर पाई, बीजेपी उनके नाम पे वोट भी ले आई। जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच, ये पॉपुलर हो गया कि नेहरू के कपड़े शायद सच में विदेशों से धुल के आ रहे हैं। जंगल राज था और जंगल राज ही रहेगा अगर राजद आ गई तो, ये धारणा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही फैले कर लिया। तो ये जो धारणाएं सोशल मीडिया फैला पाती है, इनको काउंटर करने का या इनको कॉन्टेस्ट करने का क्या तरीका है? देखिए, लोकप्रियता राजनीति में ज़रूरी होती है, लेकिन जब हम कहते हैं ना लोकप्रियता, तो इसमें एक शब्द है लोक, और लोकतांत्रिक राजनीति में लोक का होना बहुत ज़रूरी है। और लोक के लिए जो ज़रूरी सवाल है उसका राजनीति के केंद्र में होना ज़रूरी है। और लोक के जीवन का बुनियादी सवाल आज भी, रील बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, आज भी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये बुनियादी सवाल है। रही बात कोई चीज़ लोकप्रिय है तो सही है, तो किसी ज़माने में तो सती प्रथा बहुत लोकप्रिय था तो वो सही था। किसी ज़माने में जो है विधवाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था तो क्या वो सही था? दहेज के नाम पे जो है बहुओं को जला दिया जाता था तो क्या वो सही है? जाति के नाम पे जो है लोगों के कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था, क्या वो सही है? राजा का बेटा चाहे उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं हो लेकिन वही राजा बन जाएगा, क्या वो सही था? इतिहास का गौरव हमको होना चाहिए, लेकिन इतिहास की हर चीज़ गौरवशाली है ये ज़रूरी नहीं है।
और जो तानाशाही सरकारें होती हैं या तानाशाही विचार की जो पार्टियां होती हैं वो अक्सर ऐसा करती है कि वो हिस्ट्री का ग्लोरिफिकेशन करती है। जी। बनिस्पत की खुद प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गए हैं, तो वो इतिहास के कौन से हिस्से को तो फेल हुए के पास में डिग्री है नहीं तो कैसे पता? नहीं, वो हुए हैं, वो जिस डिग्री का हवाला दे रहे हैं उस डिग्री के हिसाब से ही फेल हो गए हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ तथ्य के आधार पे कह रहा हूँ, और मैं जब इंटरनेट के सजगतापूर्ण इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ तो मैं लोगों के कहता हूँ कि किसी के द्वारा कोई भी सूचना दी जा रही हो उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपकी बात से सहमत हैं कि इतिहास के बारे में आधा सच और पूरा झूठ बोल करके लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर कर दी गई है, भ्रम की स्थिति बना दी गई है। लेकिन सच तो सच होता है ना, सच को तो दबाया नहीं जा सकता। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि सारे धर्म ग्रंथों में लगभग लिख दिया गया कि पृथ्वी चपटी है, तो चपटी है क्या? उस धर्म को मानने वाले लोग भी एग्जाम में लिख के आएंगे क्या कि पृथ्वी जो है वो चपटी है? पृथ्वी जो है गोल जैसा है और पृथ्वी का चक्कर सूरज नहीं लगाती है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। हालांकि ये बात कहने के लिए कोपरनिकस को फांसी पे चढ़ना पड़ा, तो उससे क्या सच बदल गया? देखिए, सार्वभौमिक वही है, यूनिवर्सल वही है जो सत्य है, और सत्य जो है उस पर झूठ कुछ देर के लिए हावी हो सकता है, कुछ कालखंड के लिए हावी हो सकता है, लेकिन झूठ बहुत लंबे समय तक जो है वो अपनी जड़ और अपनी ज़मीन जो है वो बनाए नहीं रख सकती है। सत्य स्थापित होता है, पुनर्स्थापित होता है, उसको तोड़ने का, उसको भटकाने का, उसको जो है सत्य को जो है गलत तरीके से झूठ का रूप दे करके प्रचारित करने के तमाम उपक्रम किए जाते हैं, लेकिन सत्य आखिर सत्य होता है। और उन्हीं सत्य के अन्वेषण, उन्हीं सत्य की गवेषणा, उन्हीं सत्य की पड़ताल से जो है विज्ञान का विकास होता है, जिस विज्ञान का इस्तेमाल आज धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले लोग भी करते हैं। एप्पल मोबाइल का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, कार पे ही चलते हैं, पुष्पक विमान पे तो नहीं चलते हैं ना। 8,500 करोड़ में उनके लिए हवाई जहाज ही खरीदा गया है ना, और हवाई जहाज जो विज्ञान के नियमों से चलता है, वो सत्य को झूठ के रूप में परोसने से या इतिहास के बारे में झूठ बोल देने से नहीं चलता है। आज आप उनको बताइए कि जो लोग समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं उनको भी जो है विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। आप तमाम जो है धर्म स्थानों पर देख लीजिए, तमाम धर्म स्थानों पर, सभी धर्म स्थान पे आपको जो है साइंस की एक दखल दिखेगी। सब जगह लाउड स्पीकर टंगा हुआ है, सारे जो है पंडित, मौलाना, पादरी सब जो है मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं। साइंस सच्चाई हो, साइंस के बिना कुछ संभव भी नहीं है। तो फिर ये कह लेना कि सत्य का थोड़े समय में जो है, थोड़े समय के लिए झूठ के बोलबाले की जगह सत्य जब छीन पड़ने लगे तो सत्य का साथ छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये भारतीयता नहीं है। भारतीय संस्कृति और परंपरा यही है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अत्याचार और अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने साहस से खड़ा होना चाहिए। और साहस आपके भीतर तभी आएगा जब आपके भीतर सच की शक्ति होगी। सच की शक्ति अगर आपके सामने हो तो तैमूर लंग के सामने एक छोटा बालक बलकरण खड़ा हो गया, हिरण्यकश्यप के सामने जो है उसका बेटा प्रहलाद खड़ा हो गया। तो झूठ के आधार पे कुछ देर तक सत्ता कायम की जा सकती है, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। और सत्य अहिंसा का सिद्धांत जो है वो भारतीय परंपरा है, वो भारतीय संस्कृति है। जीत आखिर सत्य की ही होगी, और यही इंटरनेट, यही मोबाइल, यही सोशल मीडिया मुकाबला करेगी इस झूठ से जिसको इसी सोशल मीडिया से फैलाया है। बातचीत करने में मजा आ रहा है, लंबा खींचना चाहता हूँ मैं इसी बातचीत को, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए बिहार पे ही आ जाते हैं। आपने कहा थोड़े समय के लिए सच जो है वो परेशान हो सकता है, सच पराजित नहीं होगा पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए। कितने थोड़े समय के लिए, कितने राज्यों में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान? देखिए 30 सेकंड का रील देखने की आदत हो गई है तो 10-11 साल बहुत लगता है। लेकिन अगर आप 15 सालों में चले गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या इतिहास पढ़ते हैं तो एक पेज में तो 150 वर्ष गुजर जाता है। अगर आप इतिहास की किताब को पलटेंगे तो एक पन्ने में 100-150 साल जो है ना वो पलट जाता है। अरे पूरा का पूरा जो है आप कोई भी शासन काल उठा करके देख लीजिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास उठा के देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल उठा करके देख लीजिए, पाषाण युग देख लीजिए, पूर्व पाषाण युग देख लीजिए, उसके बाद गुलाम वंश, मुगल वंश, फिर जो है यूरोपियन औपनिवेशिकवाद, वो सब ऐसे पेज पलटते जाएंगे, इतिहास पलटता जाएगा। तो 10-11 साल जो है वो, चूंकि हम 30 सेकेंड का ही हमारा फोकस और अटेंशन बचा है, यही सोशल मीडिया की देन है।
आपके हाथ में रिमोट होता है, हर सेकंड जो है आप चैनल चैनल चेंज बदलते रहते हैं। आप नेटफ्लिक्स पे अगर कुछ देखने के लिए गए हैं तो जितना देर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा देर जो है आप कंटेंट को खोजने में जो है लगा देते हैं। थोड़ा देर जो है आप नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करेंगे, फिर जो है आप अमेजोन पे प्राइम पे चले जाएंगे, फिर जो है आप जियो हॉटस्टार पे चले जाएंगे, फिर जो है आप मतलब प्लेटफॉर्म्स बदलते रहेंगे। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा अटेंशन जो है वो कम छोटा हो गया और हम कोई भी परिवर्तन जल्दी चाहते हैं, और यही जो जल्दबाजी है हमको बेसिकली एंग्शियस बनाती है। तो ये जो कुछ चुनावी हार हैं उसको लेकर के कई बार लगता है कि अरे बहुत हो गया, ये होगा ही नहीं। इस पर एक बिल्कुल छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुना के इस प्रश्न के जवाब को बाइंड अप करूँगा। होता क्या है ना कि हाथी का बच्चा जब पकड़ा जाता है तो वो बच्चा होता है, गड्ढा खोद करके जो है उसको पकड़ लेता है, फिर उसके पैर में ना एक जंजीर डाल दी जाती है। वो हाथी का बच्चा बहुत प्रयास करता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके पाँव के मुकाबले वो जंजीर मजबूत होती है। हाथी का बच्चा बड़ा होने लगता है, लेकिन उसकी ना चेन नहीं बदली जाती है, और मनोवैज्ञानिक तौर पे उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि ये चेन हम नहीं तोड़ सकते। जब चेन कमज़ोर हो गया है, लोहे का चेन, और हाथी का पाँव मजबूत हो गया है, और वो हाथी का बच्चा नहीं, वो बड़ा हो गया है, फिर वो चेन तोड़ने का प्रयास छोड़ चुका होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि ये तोड़ा नहीं जा सकता। लोगों को गुलाम बनाने की यही प्रक्रिया होती है, उनकी मानसिकता में कुछ ना कुछ आप बैठा दीजिए। दास भाव। दो तरह के लोग हैं, एक स्वामी हैं, एक दास हैं, और जो दास हैं वो स्वामी की हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और यह बात जो बार बार बोली जाती है, कितना टाइम, ये हार गए, वो हार गए, मैं कहता हूँ कि इस बात को ना एक मिनट के लिए रिवर्स कर दीजिए। 1925 में आरएसएस बनी, आज जो है 2025 है, 100 साल हुआ है। 100 साल में जो है वो 11 साल बहुमत की केंद्र की सत्ता जो 90 साल लग गए उनको, 90 साल लग गए। और इसमें मैं आपको बता दूं, तमाम मैनिपुलेशन के बावजूद मीडिया उनके हाथ में है, लोकतांत्रिक संस्थाएं उनके हाथ में है, चुनाव आयोग को जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है, मनी जिस तरीके से उनके पास है, आप देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब लगा करके बीजेपी वन ऑफ द रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड उसके पास है, देश के सारे टॉप कॉरपोरेट जो हैं वो उनके पास हैं। दावा करती है आरएसएस की दुनिया की सबसे बड़ी जो है पार्टी है, सांगठनिक मजबूती है उनकी। इस सब कुछ होने के बावजूद, 400 के दावे के बावजूद, 400 का नंबर कैसे हमारे दिमाग में बिठा दिया गया था, जैसे कि राम जी को 14 साल के लिए वनवास मिला है, यह हर किसी को याद है। वैसे ही अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार कितनी बार सुनाई गई, क्या हुआ, 240 पे आए। और बायां पैर नीतीश जी के हाथ में, उनकी बैसाखी से, दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में, उनके बैसाखी से चल रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद 11 साल, तो ऐसा नहीं है। सत्य जो है ना, झूठ इतना बोलवाला है झूठ का कि सत्य आपको कुछ देर के लिए छीन नजर आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भारत है, ये भारत का अस्तित्व जो है वो हजारों साल का है। ये एक दो पॉलिटिकल पार्टी, एक चुनाव, दो चुनाव की बात नहीं है, ये विचारधारा का सवाल है। भारत में विविधता में एकता रही है और रहेगी। इसको जो खत्म करने वाली शक्तियां हैं वो खत्म होगी। दूसरा, सत्य और अहिंसा यहाँ की फिलॉसफी थी, है और रहेगी। और तीसरा, सर्वधर्म संभाव। हिंदू धर्म के भीतर आप देखेंगे तो उसमें भी शक्ति संप्रदाय के भी लोग हैं, शैव संप्रदाय के लोग भी हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग भी हैं, और भारत की जो नास्तिक परंपरा है वो नास्तिक परंपरा यूरोप के एथिज्म से अलग है। यहाँ नास्तिकता का संबंध तत्व से है, यहाँ नास्तिकता का संबंध ज्ञान से है, यहाँ नास्तिकता का संबंध ब्रह्म के स्वरूप और उसके आकार से है। तो भारत में फिलॉसफिकली जो है डाइवर्सिटी है, भारत में सोशली डाइवर्सिटी है, भारत में रिलीजियसली डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी हमारा सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है। इसको हमको एम्ब्रेस करना चाहिए। यह जो वन पार्टी, वन लीडर, वन नेशन का जो इम्पोजिशन है हमारे ऊपर, ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। धैर्य रखिए, आशान्वित रहिए, भारत के इतिहास पे भरोसा रखिए, भारत के उस कालखंड को और उसकी जो गति है उस पे भरोसा रखिए। ये जो क्योस है, ये क्योस भी बीतेगा, और भारत के लोगों के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, वो मेनस्ट्रीम में आ जाएगी। उसको राजनीति को हल करना पड़ेगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, संविधान का शासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश से नहीं समाप्त की जा सकती। आपने जो बात बोली उसमें एक चीज़ ये है कि परसेप्शन के खेल में
जंगल राज का एक परसेप्शन लोगों के मन में बैठा है। कहीं भी जाएं जंगल राज की बात होती है, मीडिया में, सोशल मीडिया में, लोगों के बीच भी। वो 20-25 साल पहले की घटना है जब लालू का शासन था। आरजेडी के साथ आप लोग गठबंधन में, इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, फिर वही बात मैं कहूँगा, परसेप्शन होगा, परसेप्शन का दौर है, और परसेप्शन और रियलिटी को सही तरीके से समझना क्वांटम वर्ल्ड में डिफ़िकल्ट है, लेकिन असंभव नहीं है। ये कैसे टूटता है मैं आपको बताता हूँ। पूरा ताकत लगा लिए हैं, रोज़ जो है ये कहने की कोशिश करते हैं कि 90 वाली स्थिति आ जाएगी, वो जो है जंगल राज था, ऐसा भाजपा और एनडीए के लोग कहते हैं। आज जो है चुनाव प्रचार के दौरान एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, आज बीच चुनाव। तो क्या ये मंगल राज है? इस न्यूज़ को तो आप नहीं दबा सकते हैं। अब घर घर जो है ये बात घूमेगी। तो विकास के चाहे आप कितने भी पोस्टर लगा लीजिए, लेकिन मेरे गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो हम रोज देख रहे हैं। आप कितने भी दावे कर लीजिए, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी गांव में चले जाइए, भयंकर डिसकंटेंट है शासन प्रशासन के खिलाफ। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे घूसखोरी चरम पे नहीं है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे पेपर लीक नहीं हो रहा है, कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ किसी न किसी विद्यार्थी के समूह को पीटा नहीं जाता है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ हत्याएं नहीं होती हैं, बलात्कार नहीं होता है, और इसको लोग रोज़ देख रहे हैं। फ़र्क इसमें क्या है? एक जो नई बात है, बिल्कुल अलग बात है कि लोगों को लोकल जनप्रतिनिधि के खिलाफ तो गुस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है। और वोट उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के चेहरे पे भी डल रहा है कि नहीं? हाँ, ये मैनेज करने में मुझे लगता है कि मीडिया का एक आपराधिक भूमिका है कि आप जो है उस डिसकंटेंट को जो सुप्रीम लीडर हैं उन तक नहीं आने देते हैं। ये एक परिवर्तन आया है। आपने मीडिया की बात की और मीडिया के स्वभाव पे हम लोग लगातार बात करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर भी। मेरा एक सवाल है, क्या राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी हैं वो पूरी तरीके से, ठीक तरीके से काम कर पाती हैं? क्यों? कारण वोटर अधिकार यात्रा जब निकला तो मोमेंटम विपक्ष के पक्ष में दिख रहा था, विपक्ष के साथ दिख रहा था। उसके बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जितना घालमेल हुआ, जितनी देरी हुई, जितनी बातचीत हुई, अब भी 9 सीटों पे फ्रेंडली फाइट चल रही है, तो क्या आपको लगता है विपक्षी पार्टियां अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया के दोषों को निकालने से या मीडिया की गलतियों के निकालने से मेरी गलती छुप जाएगी। मेरी ये कोशिश नहीं है। हमारी जो असफलता है, हमारी जो कमी है, कमजोरी है, जो गलती है, उसको हम स्वीकार करते हैं। परसेप्शन मेकिंग का काम जो है वो एक्चुअली मीडिया का है। पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के या अलायंसेस को लेकर के भी एक न्यूट्रल पोजीशन से चीज़ें नहीं दिखाई जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महागठबंधन में सीटों को लेकर के गतिरोध नहीं था, नहीं होना चाहिए, मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन महागठबंधन के भीतर के गतिरोध को लार्जर देन लाइफ दिखाना और एनडीए के भीतर के गतिरोध को पूरी तरीके से जो है छुपा देना, मैं इस साजिश की तरफ, इस आपराधिक कृत्य की तरफ जो है आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एनडीए में झगड़ा नहीं था, मैं आपको दिला देता हूँ, याद दिला देता हूँ। पिछले 2020 से 25 में यही बदला है कि 2020 में हल्ला करके अमित शाह जो है नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, इस बार चुपचाप कर रहे हैं। बेसिकली तो क्लियर कह रहे हैं कि भाई हमारा सीएम वही होगा। नहीं, कहाँ क्लियर कह रहे हैं हमारा? आज तक के मंच पे उन्होंने आज तक के मंच पे तो उन्होंने ये कहा कि विधायक दल के नेता, विधायक दल चुनेगा कि उनका नेता। उसके बाद जब विरोध हुआ तो वो ये भी कह रहे हैं हम उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे पे, क्योंकि लेना तो उनको उनका ही वोट है ना। मोदी जी के नाम पे 2015 में वो वोट लेकर के देख चुके हैं, वो हार गए हैं ये खेल। वो अपने ही मुंह से बोले थे ना, उनका ही बयान मैं आपको याद दिलाता हूँ कि नीतीश बाबू आपके लिए सभी खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं। तो सब बंद हो गए तो ब्लूटूथ से डाउनलोड हो गए थे नीतीश कुमार। लोग हमको कहते हैं नीतीश जी पलट जाते हैं, नीतीश जी पलटते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीतीश जी तो आप ही के साथ पलट रहे हैं ना, बार बार आप ही तो पलटनियां मार रहे हैं ना उनके साथ, तो आपकी गरिमा कहाँ? पलटना एक रिलेटिव क्रिया, अकेले नहीं पलट सकते। आपका ये तो ताली बजने जैसा है ना, आपके साथ ही तो पलट रहे हैं ना, और आप अपनी बात से भी पलट रहे हैं। तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार हमारी मजबूरी है। जब उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करके देखी, वाटर टेस्टिंग किया, आउटरीच हुआ, तो फिर से जो है बात पलटने लगे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि गलती से, और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, गलती से एनडीए को यदि बहुमत आया तो नीतीश जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। इनका वही हाल किया जाएगा जो हाल सिंधे का किया गया।
ज़्यादा सीट लेने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यही बिहार में वो 2020 में करना चाहते थे, यही बिहार में 2025 में करना चाहते हैं। इसीलिए उनके बीच के जो झगड़े हैं, उन झगड़ों को मीडिया नहीं दिखाती है। मैं वो हाईलाइट कर रहा था। आप मुझे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या उनका सीट शेयरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस हुआ, ट्विटर पे अनाउंस हुआ? लेकिन टिकट एक साथ आ गई ना, एक लिस्ट में आई। टिकट एक साथ आ गई नहीं, उसके भी झगड़े हैं, झगड़े तो बराबर झगड़े हैं हर सीट पे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बिहार के चुनाव को लेकर के दो चीजें इस बार बिल्कुल अलहदा हो रही। एक कि इस बार का चुनाव स्टेट लेवल पे नहीं, सीट वाइज हो रहा है, और लुकलाइज चुनाव है, ये तो हमने भी महसूस किया है। दूसरा कि लोग बहुत साइलेंट हैं। अमूमन बिहारी वोटर बहुत वोकल होते हैं, इस बार लोग काफ़ी साइलेंट हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो सारे दावे किए जा रहे हैं कि नई नई एनडीए की सरकार बन रही है, मैं उसमें संदेह व्यक्त करता हूँ। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि समय कम है, आपने भी ये कह दिया था, तो एक सवाल मैं ऐसे देखता हूँ कि जब कृष्णा लवरू को यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया, बहुत सारे आरोप लगे टिकट को लेकर कि टिकट बेचे गए, टिकट खरीदे गए। एक सीट पे कन्हैया, खास तौर पे मैं कहूँ सुपौल से अनुपम को टिकट दिया गया और उसके बाद वो टिकट छीन लिया गया। कारण बना उनके कुछ ट्वीट्स जो उन्होंने 2012-13 में किए थे। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलता है, एक कैंडिडेट से आप टिकट वापस ले लेते हैं। किस तरह का खेल चलता है पार्टियों के अंदर? ये देखिए, ये एक जनरल बात है। कुछ लोगों को टिकट मिलता है, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलता है। मिलने के बाद छीन जाना, ऐसे इस तरह की आपत्तियां अगर होती हैं तो पार्टी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है, वो डिसाइड करते हैं और इस तरह के बदलाव होते हैं। ये कोई मतलब बहुत कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हुई है। हर विधानसभा चुनाव में 1-2 सीटों पर ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। ये कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है कि सारी बातों को छोड़ करके जो है इन पे ही चर्चा किया जाए। कुछ लोगों को टिकट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। जिनको मिलता है वो खुश होते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो नाराज होते हैं। ये सामान्य बात है। ठीक है, चलिए एक सवाल फिर ये ले लेते हैं। आपने टिकट की बात की, जिनको नहीं मिलता है वो नाराज, तो क्या इसीलिए अब कन्हैया कुमार टिकट मांगते नहीं हैं बल्कि टिकट बांटने वालों में शामिल हो गए? देखिए, वो क्या है ना कि वो एक पत्रकार बार बार जो है ये बात बोल रही थी कि क्या आप टिकट मांगे, आपको मिला नहीं, तो मैंने कह दिया। हालांकि जो है पार्टी के इंटरनल जिम्मेवारी के बारे में, पार्टी इंटरनली कैसे जो है डिसीजन मेकिंग करती है, पार्टी का अपना क्या इंटरनल प्रोसेस है, इन चीज़ों को मैं पब्लिकली कहता नहीं हूँ। लेकिन चूँकि आप यह बात शायद इस मंशा से पूछ रहे हैं कि आप बतौर उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ना चाहते थे कि नहीं लड़ना चाहते थे, अव्वल तो मैं जिम्मेवारियों मैं इस तरीके से भी पूछ रहा हूँ कि एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, जेएनयू में पढ़ाई को लेकर उसने बहुत सारी बातें बोली, फिर वो बोलता है कि अब मैं टिकट बांटने वाला हो गया हूँ। नहीं, तो इस एलिवेशन को भी मैं जानना चाहता हूँ। एलिवेशन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लीडरशिप का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे नेता राहुल जी का, हमारे जीएसओ वेणुगोपाल जी का, और पूरी की पूरी पार्टी जो डिसीजन मेकिंग करती है उनका, कि हमारा जो है लालन पालन कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में स्वीकार करना, एक सदस्य के तौर पे स्वीकार करना और महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को देना, तो मैं अनुग्रहित हूँ उनके प्रति। और मैं कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेवारी हमको पार्टी दी है, जो विश्वास पार्टी ने दिखाया है, उस रास्ते पे हम चलते रहें और उनके भरोसा को कायम रखें। दूसरा पक्ष लड़ना चाहते थे? नहीं, देखिए, ये ना मेरे लिए व्यक्तिगत उपक्रम नहीं है कि हर चुनाव लड़ना है, हर जो है चुनाव में बतौर उम्मीदवार ही काम करना है, ऐसा नहीं है। अभी तक मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ यूनिवर्सिटी के बाहर, और दोनों ही चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। और मेरी अपनी जो है व्यक्तिगत इच्छा को जो है मैं बैक सीट पे रखता हूँ, और मेरे लिए राजनीति में मुझे जो काम मिले, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा सहर्ष जो है उस काम को करते हैं। बैक सीट पे आप अपनी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन इच्छा क्या है? बिहार या दिल्ली? आप 2 बार लड़े, बेगूसराय से लड़े, नॉर्थ ईस्ट से लड़े। मेरी इच्छा है अच्छी किताबें पढ़ने की, मेरी इच्छा है दुनिया देखने की, मेरी इच्छा है नए लोगों से जो है दोस्ती करने की, मेरी इच्छा है सिर्फ भारतीय दर्शन नहीं, दुनिया भर के जो है दर्शन की किताबों को पढ़ने की। पॉलिटिकल जवाब देके आपको बात जवाब नहीं है ये। अगर आप मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछ रहे हैं तो ये मेरी राजनीतिक जमीन में आपकी इच्छा क्या है? राजनीतिक जमीन में मेरी इच्छा है सेवा करने की, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप MP MLA बनेंगे तभी सेवा करें, ये कोई जरूरी नहीं है।
पार्टी समझती है कि मुझे चुनाव लड़ाना चाहिए तो वो लड़ाए, पार्टी नहीं समझती है तो वो ना लड़ाए। और पार्टी अगर हमसे पूछी, ठीक है ना, और जब भी पूछी है तो हमने कहा कि ये फैसला आपका है, तो उसी जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे पार्टी ने पूछा आपका क्या मन है, तो आपने कह दिया पढ़ने का मन है तो क्या पढ़ते रहिए। पार्टी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। हमने कहा कि अगर आप प्रचार कराएं तो जो है ज़्यादा सुविधा रहेगी। पार्टी हमारे मन को समझती है। देखिए ये ना हमारे और पार्टी के बीच का संबंध है, इसको लेकर के ना इतनी क्यूरियोसिटी होने की जरूरत है क्योंकि ये व्यर्थ है, और ना राजनीति में इसकी कोई उपयोगिता। चलिए आप लोग जाने, आपकी पार्टी जाने, आप जाने, एक बात ये बता दीजिए कि इनसिक्योरिटीज़ की बड़ी बात होती है बिहार में, ख़ासतौर पे विपक्षी टीमों की अगर हम बात करें तो, और उस इनसिक्योरिटी में एक नाम कन्हैया के भी आता है कि कन्हैया से कोई इनसिक्योर है, वो नाम पप्पू यादव से भी आ जाता है। मैं बात आपके अलाई पार्टनर तेजस्वी कर रहा हूँ। कांग्रेस का संगठन बिहार में कैसे मजबूत होगा, कोई ब्लूप्रिंट है क्या? बिल्कुल है, और हम उसी ब्लूप्रिंट पे ही काम करते हैं। थोड़ा सा बता भी दें। संगठन की मजबूती सिर्फ चुनाव से नहीं होती है। चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगठन के लिए अनवरत निरंतर काम करने की आवश्यकता है। चुनाव से बहुत पहले जो है हमारी पार्टी सड़कों पे थी और बिहार के मुद्दों को लेकर के थी। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, या कोई भी, चाहे वो कुटनी में बलात्कार का मामला हो, कहीं पे जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, कहीं विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चलाई गई हो, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पीटा गया हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, 73,000 करोड़ जो कैग का रिपोर्ट आया कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया बिहार सरकार। तो इन मुद्दों को लेकर के, नौकरी को लेकर, पलायन को लेकर, भागीदारी को लेकर के, और हर वर्ग के जो है भागीदारी को लेकर के, इनको लेकर के अनवरत सड़कों पे रहना होगा, लोगों के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करना होगा। लेकिन कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात चल रही है क्या? संगठन का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? संघर्ष से ही संगठन बनता है। ये पार्टी ही स्वतंत्रता आंदोलन से बनी है। तो लोग स्वतंत्रता कायम रहे, आज़ादी अक्षुण्ण रहे, संविधान का शासन रहे, उसी से जो है संगठन बनेगा। संगठन मान लीजिए वो कॉर्पोरेट स्टाइल में मीटिंग करने से नहीं बनेगा, और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव के पहले भी काम कर रहे थे, चुनाव के बाद भी काम करते रहेंगे। कन्हैया ने कोई नंबर सोचा है इन चुनावों के बारे में? नहीं, नंबर नहीं सोचे हैं, लेकिन हम काफ़ी होपफुल हैं कि जो साइलेंट है वोटर, कहीं ये साइलेंस परिवर्तन के मैंडेट का तो साइलेंस। आपकी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि एक दलित और एक माइनॉरिटी डिप्टी सीएम भी बनेगा और कांग्रेस बनाएगी, कोई बात चल रही है? कांग्रेस भागीदारी को लेकर के बहुत सजग है। जब हमारे पास नंबर होंगे तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ तौर पर नहीं कहेंगे कुछ भी अभी? वैसी बातों को करने का क्या मतलब है जो अभी है ही नहीं। एक बार नंबर आए, सारे एलाइज बैठें, एक सीएम और डिप्टी सीएम ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, स्वाभाविक रूप से बाकी जो डिप्टी सीएम होंगे वो उन वर्गों से होंगे जिनको प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, इस कारण से चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कन्हैया को एक बार दोबारा हम अपने स्टूडियो में लेकर आएंगे। आप लोग अपने सवाल रख लीजिए कि कन्हैया से किस बारे में बात करनी है। मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, थोड़ा फिलोसफिकल, क्योंकि ये वर्ल्ड फिलोसफी की बात कर रहे हैं, इंडियन फिलोसफी की, तो पॉलिटिक्स में फिलोसफी का क्या भूमिका रहने वाली है और किस तरीके से कन्हैया जैसे लोग आगे लेकर चलेंगे, इस पर बातचीत होगी। ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। कन्हैया चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।